तो दो सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग भारत का भूगोल का पार्ट 2 करेंगे। जो 150 प्लस क्वेश्चन का सेशन चल रहे थे, ये बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है घटना चक्र से। ये 50 क्वेश्चन का सेशन होंगे। अपना क्वेश्चन का आंसर साथ साथ लगाते चलिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग का स्कोर क्या रहा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं और इस सेशन का 51वां क्वेश्चन। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? ऑप्शन ए है बिहार और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश और उड़ीसा, और ऑप्शन सी है बिहार और उड़ीसा, और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? ऑप्शन ए है हेमेटाइट, ऑप्शन बी है सीडेराइट, ऑप्शन सी है लिमोनाइट, ऑप्शन डी है मैग्नेटाइट, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हेमेटाइट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। ऑप्शन ए है झरिया में, ऑप्शन बी है जमशेदपुर में, ऑप्शन सी है रांची में, ऑप्शन डी है लोहरदगा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, झरिया में। दोस्तों बता दें कि झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कुकिंग कोयला का भंडारण यहीं पर स्थित है, जबकि जमशेदपुर मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए, लोहरदगा बक्साइट उत्पादन के लिए तथा रांची भारी मशीन के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र मुख्यतः क्या पाया जाता है? यानी कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है थोरियम, ऑप्शन बी रेशम, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी कोयला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कोयला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो समस्याएं हैं दिया हुआ, इन पे विचार करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहले में है निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा। दूसरे में कह रहा है कि धुलाई संसाधनों की उपयोग क्षमता में कमी। तीसरा कह रहा है कि कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता। और चौथा कह रहा है कि कार संचालन कीमतें। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि एक, तीन तथा चार, और ऑप्शन बी कह रहा है एक, दो, तीन, यानी कि इनमें से सभी, और ऑप्शन सी कह रहा है एक, तीन, चार, और ऑप्शन डी कह रहा है एक, दो, तीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, चारों के चारों। ये विचारणीय योग्य बातें हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो है भारतीय कोयला उद्योग का जो निम्नलिखित समस्याएं हैं, इनमें से ये चारों होंगे। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा आती है, ढुलाई संसाधनों की उपयोग क्षमता में कमी भी आती है। तो ये सारी बातें हैं जो चारों के चारों विकल्प सही हैं इसका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? ऑप्शन ए बम्बे हाई महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है अंकलेश्वर गुजरात, ऑप्शन सी है नौगांव गुजरात, और ऑप्शन डी है डिगबोई असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डिगबोई असम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ? ऑप्शन ए है 1950 और 1960 के दौरान, ऑप्शन बी है 1930 और 1940 के दौरान, ऑप्शन सी है 1990 और 2000 के दौरान, और ऑप्शन डी है 1970 और 1980 के दौरान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1970 और 80 के दौरान। क्योंकि दोस्तों भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट वर्ष 1973 में पैदा हुआ, जब तेल निर्यातक देशों यानी कि ओपेक ने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत वर्ष 1994 में क्या थी? ऑप्शन ए है 300 किलोग्राम तेल के बराबर, ऑप्शन बी है 360 किलोग्राम तेल के बराबर, ऑप्शन सी कह रहा है 243 किलोग्राम तेल के बराबर, और ऑप्शन डी कह रहा है 343 किलोग्राम तेल के बराबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 243 किलोग्राम तेल के बराबर। क्योंकि ये निकटतम है, बताते हैं क्यों निकटतम है। वर्ष 1994 में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 244 किलोग्राम तेल के बराबर थी, जो 1471 किलोग्राम प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत के विश्व स्तर से बहुत कम थी। इसलिए इसका जो निकटतम विकल्प था ना 243,
यही लगाना पड़ा क्योंकि उसमें 244 है नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक होगा। बताते हैं कर्नाटक जो है 7293 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, मतलब कि ये क्या बोलता है, सॉरी, सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। राजस्थान जो है 5137.91 मेगावाट उत्पादन करता है सौर ऊर्जा का। और आंध्र प्रदेश जो है 3610.02 मेगावाट उत्पादन करता है। और तेलंगाना जो है वो 3620.75 मेगावाट यानी कि 75 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। और ये जो है 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार सौर ऊर्जा के संस्थापित क्षमता के संदर्भ में कर्नाटक जो है शीर्ष पे है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। तो विचार करना है, पहला है कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय। दूसरा कह रहा है प्रशासन एवं संवितरण हानियां काफ़ी ज़्यादा होती है। तीसरा कह रहा है कि राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। और चौथा कह रहा है राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। तो कौन सा सही है कथन ये चारों में? आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए कह रहा है 1 2 3, ऑप्शन बी कह रहा है इनमें से सभी यानी कि 1 2 3 तथा 4, और ऑप्शन सी कह रहा है 1 3 तथा 4, और ऑप्शन डी कह रहा है 2 3 तथा 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि इनमें से सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है दरभंगा, ऑप्शन सी है धनबाद, ऑप्शन डी है टाटानगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, टाटानगर। क्योंकि दोस्तों टाटा जो है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको टिस्को कहते हैं, भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टाटानगर यानी कि जमशेदपुर में स्थित इस कारखाने की स्थापना जो हुई थी 1907 में हुई थी, वर्ष 1907 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है रेशम, ऑप्शन बी है सीमेंट, ऑप्शन सी है चमड़ा, ऑप्शन डी है जूट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, सीमेंट। क्योंकि दोस्तों बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है और इसके जो अतिरिक्त है चीनी, कागज, केमिकल आदि उद्योग भी स्थापित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है। ऑप्शन ए है तारापुर, ऑप्शन बी है टीटागढ़, ऑप्शन सी है रांची, ऑप्शन डी है खेतरी, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, खेतरी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं कि खेतरी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। यह तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तांबे की खदानें पाई जाती है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन यहाँ कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जबकि तारापुर परमाणु ऊर्जा, टीटागढ़ कागज उद्योग तथा रांची इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है तांबा खनन, ऑप्शन बी है सोना खनन, ऑप्शन सी है अभ्रक खनन, ऑप्शन डी है लौह अयस्क खनन, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अगर पिछले वाले क्वेश्चन के डिटेल्स पे आप लोग ध्यान दिए होंगे तो इसका आंसर बखूबी लगा पाए होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, तांबा खनन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। ऑप्शन ए है महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग, ऑप्शन बी कह रहा है प्रमुख वायु मार्ग, ऑप्शन सी कह रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, और ऑप्शन डी कह रहा है स्वर्ण व्यापार का मार्ग, और ऑप्शन ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर ये सी होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। बताते हैं दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। इसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को सड़क मार्ग से जोड़ना था। आइए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय राजमार्ग से, ऑप्शन बी है राजकीय मार्ग से, और ऑप्शन सी है जिला मार्ग से, और ऑप्शन डी है ग्रामीण सड़कों से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग से। बता दें दोस्तों कि वर्तमान में 31 मार्च 2017 तक भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1,14,158 किलोमीटर है। 1,14,158 किलोमीटर है, जो देश के कुल सड़कों की लंबाई का मात्र 1.94% है। किंतु संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा संपन्न होता है। 31 मार्च 2019 तक देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,32,500 किलोमीटर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। ऑप्शन ए है जास्कर, ऑप्शन बी है पश्चिमी पीर पंजाल, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है पूर्वी पीर पंजाल, और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पूर्वी पीर पंजाल। क्योंकि दोस्तों 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग यानी कि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है। ऑप्शन ए है 12,429 बेंगलुरु सिटी जंक्शन, ऑप्शन बी है 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल, ऑप्शन सी है 12,433 चेन्नई सेंट्रल, और ऑप्शन डी है 12,435 डिब्रूगढ़ टाउन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि करियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया। ऑप्शन ए है 1988, ऑप्शन बी है 1987, ऑप्शन सी है 1989 और ऑप्शन डी है 1986। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1986। क्योंकि दोस्तों भारतीय डाक विभाग द्वारा द्रुत डाक सेवा यानी कि स्पीड पोस्ट 1 अगस्त 1986 को प्रारंभ की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए है 1951, ऑप्शन बी है 1981, ऑप्शन सी है 1851 और ऑप्शन डी है 1861। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आइए इसका डिटेल से जानेंगे। भारत में वर्ष 1950 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई। 1881 ईस्वी में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए। 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई। इसके लिए इसका जो विकल्प है इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। यहाँ पे आप लोग नॉन ऑफ दिस लगा सकते हैं। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर इसमें है ही नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाट अंचल अवस्थित है। ऑप्शन ए है बिहार में, ऑप्शन बी है झारखंड में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी है मेघालय में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, झारखंड में। बताते हैं दोस्तों कि पाट अंचल छोटा नागपुर प्रदेश के में अवस्थित है। ये ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है।
किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, झारखंड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? एक में है आंध्र प्रदेश, दो में है बिहार, तीन में है मध्य प्रदेश और चार में है उत्तर प्रदेश। और इसको कूट में व्यवस्थित करना है। तो आइए इसको व्यवस्थित करते हैं। तो पहले में हो जाएगा मध्य प्रदेश, दूसरे में होगा उत्तर प्रदेश, तीसरे में होगा आंध्र प्रदेश और चौथे में होगा बिहार। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो होगा वो विकल्प सही होगा। पहले होगा क्या? मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद होगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद होगा बिहार। क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश का जो है क्षेत्रफल बताते हैं 3,08,252 वर्ग किलोमीटर और उत्तर प्रदेश का है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर और आंध्र प्रदेश का 1,60,205 वर्ग किलोमीटर और बिहार का है 94,163 वर्ग किलोमीटर। इस कारण से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए है लेह, ऑप्शन बी है कच्छ, ऑप्शन सी है जैसलमेर, ऑप्शन डी है बाड़मेर और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कच्छ। क्योंकि दोस्तों लेह का जो क्षेत्रफल है 45,100 वर्ग किलोमीटर है, कच्छ का 45,674 वर्ग किलोमीटर है, जैसलमेर का 38,401 वर्ग किलोमीटर है और बाड़मेर जो राजस्थान में है 28,387 वर्ग किलोमीटर है। आप लोग जानते होंगे कि लेह लद्दाख में है, कच्छ गुजरात में है और जैसलमेर राजस्थान में है और बाड़मेर भी राजस्थान में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन बीपीएससी जो है ना इसका भी क्वेश्चन ए माना है ले, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? ये बीपीएससी ही ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 7। क्योंकि दोस्तों बताते हैं पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और इधर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। क्योंकि दोस्तों असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्य से मिलती है, कोई केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में इसकी सीमा से नहीं लगा है। जिन राज्यों से असम की सीमाएं मिलती है वो तो हम बता ही चुके हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गद्दी लोक निवासी है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश के, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश के, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश के और ऑप्शन डी है मेघालय के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश के। गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वोडो निवासी है। ऑप्शन ए है गारो पहाड़ी के, ऑप्शन बी है संथाल परगना के, ऑप्शन सी है अमेजन बेसिन के, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गारो पहाड़ी के। क्योंकि दोस्तों वोडो जनजाति एक नृजातीय और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गारो जनजाति है। ऑप्शन ए है असम की, ऑप्शन बी है मणिपुर की, ऑप्शन सी है मिजोरम की और ऑप्शन डी है मेघालय की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बताते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम एवं मिजोरम तीनों राज्य में पाई जाती है। इसलिए इसका जो विकल्प होगा वो असम, मेघालय और मिजोरम तीनों होगा। असम, मेघालय, मिजोरम, बी केवल बी छोड़ के अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर तीनों होगा। तो यहाँ पे इसको नन ऑफ दिस मारना होगा। अगर इस यहाँ पे ऑप्शन ही रहता तो इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक मारते। क्योंकि दोस्तों बीपीएससी बार बार ऐसे अपवाद में फंसते रहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग ऑप्शन ए है 6000 मीटर तक होती है, ऑप्शन बी है 600 मीटर तक होती है, ऑप्शन सी है 800 मीटर तक होती है और ऑप्शन डी है 100 मीटर तक होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 6000 मीटर तक होती है। ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तक, ग्लेनी के अनुसार 2000 मीटर तक होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सबसे बड़ी वाह नदी है, ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है नर्मदा। तो आप लोग भली बात ही जानते होंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा गंगा होगा, क्योंकि दोस्तों गंगा की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है, गोदावरी की लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है, नर्मदा नदी का जो लंबाई है 1312 किलोमीटर है और महानदी का लंबाई 851 किलोमीटर है। यानी कि इतना दूरी में ये बहती है, बाह मतलब बहती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर, ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है कानपुर और ऑप्शन डी है इलाहाबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कानपुर। कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है जो बसा हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है सतलज, ऑप्शन सी है सिंधु, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी। क्योंकि दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट चामोलुंगबा हिमनद से है, चेमायुंगदुंग हिमनद, और सतलज नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकसताल से निकलती है और सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। सिंधु सतलज दोनों थोड़ा बहुत आगे पीछे से निकलती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है चेमायुंगदुंग हिमनद से निकलती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है कृष्णा और ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्रह्मपुत्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है गोदावरी और ऑप्शन डी है कावेरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नर्मदा। क्योंकि दोस्तों नर्मदा नदी बिंद एवं सतपुरा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, एक में है नर्मदा, दो में है ताप्ती और तीन में है राप्ती। और कूट का जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में कह रहा है 1 एवं 2, बी कह रहा है कि 2 एवं 3, सी कह रहा है 1 एवं 3 और डी कह रहा है 1 2 3 सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 और 2 नर्मदा और ताप्ती। क्योंकि दोस्तों भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियों में नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और साबरमती है। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रही है, इसलिए इसका जो विकल्प होगा नर्मदा और ताप्ती करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ऑप्शन बी कह रहा है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ऑप्शन सी कह रहा है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी कह रहा है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। क्योंकि दोस्तों कावेरी नदी कर्नाटक के कुग्र जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित हो जाती है, जहाँ यह श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है। ऑप्शन ए है पलामू पहाड़ से, ऑप्शन बी है अमरकंटक से, ऑप्शन सी है पूर्वी घाट से और ऑप्शन डी है अरावली से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अमरकंटक से। बताते हैं दोस्तों कि सोन, नर्मदा और महानदी तीनों नदियां का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। अगर यहाँ पे पूछ दे कि सोन सिर्फ पूछ दे कि सोन कहाँ से निकलती है, या फिर ये पूछ दे नर्मदा कहाँ से निकलती है, कोई दो या कोई एक करके पूछ भी देता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दामोदर नदी निकलती है। ऑप्शन ए है तिब्बत से, ऑप्शन बी है छोटा नागपुर के पठार से, ऑप्शन सी है नैनीताल के पास से और ऑप्शन डी है सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिम ढाल से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, छोटा नागपुर के पठार से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले बता दें दोस्तों कि दामोदर नदी का जो कुल लंबाई है वो 592 किलोमीटर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है। ऑप्शन ए है ताप्ती, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है लूनी और ऑप्शन डी है नर्मदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लूनी। क्योंकि दोस्तों बता दें कि लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह कच्छ के रण में के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। अतः इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता। से सभी समुद्र में मिलने वाली नदियां हैं। ये जो है ताप्ती है, कृष्णा है, नर्मदा है, ये सब समुद्र से मिल जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है किसने किया है, मैक्सिमम 60 ऑफ कोर्स। तो ऑप्शन ए है सोन नदी, ऑप्शन बी है गंडक, ऑप्शन सी है कोसी और ऑप्शन डी है गंगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी। आप लोग भली भांति जानते होंगे क्योंकि कोसी अपनी भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन करने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। यह कहा जा सकता है कि भारत की अन्य सभी नदियों में से कोसी नदी ने सर्वाधिक बार अपने प्रवाह मार्ग को बदला है और इसे बिहार का शोक भी कहते हैं कोसी नदी को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है। ऑप्शन ए स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान, ऑप्शन सी है मध्य एशिया की ठंडी हवा, ऑप्शन सी है तापमान की अति एक समानता और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आम्र वर्षा मैंगो शावर है। ऑप्शन ए है आम की बौछार, ऑप्शन बी है आम का टपकना, ऑप्शन सी है बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा और ऑप्शन डी है आम की फसल। तो इसका करेक्ट आंसर जानने के लिए हमें डिटेल बताना पड़ेगा क्योंकि कर्नाटक एवं केरल में अप्रैल महीने में त्वरित झंझावात के साथ होने वाली वर्षा को चेरी ब्लाज्म कहते हैं, जबकि मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं क्योंकि इस वर्षा से आम के फल पकने लगते हैं। बंगाल एवं असम में अप्रैल मई में होने वाली त्वरित झंझावात के साथ वर्षा को काल वैसाखी कहा जाता है। तो इसका जो विकल्प दिया है इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। अगर ये रहता कि आम का जो फल है वो पकने लगता है इस वर्षा के पश्चात तो भी चलता। इसका करेक्ट आंसर इसका ई होगा। यहाँ भी आप लोग नन ऑफ दिस लगा के चलिए, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। क्योंकि दोस्तों अक्टूबर नवंबर के महीने में उत्तर पूर्व मानसून लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में 65 से 75 सेमी तक वर्षा होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चेरापूंजी अवस्थित है। ऑप्शन ए है असम राज्य में, ऑप्शन बी है मणिपुर राज्य में, ऑप्शन सी है मेघालय राज्य में और ऑप्शन डी है मिजोरम राज्य में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मेघालय राज्य में। बताते हैं दोस्तों कि
चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। मानसिन राम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। प्राकृतिक आपदाएं हैं और उन प्रदेश है, तो आइए सुमेलित करते हैं। बाढ़ का होगा उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान। बाढ़ जो होगा उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान होगा, बाढ़ वाला क्षेत्र। और भूकंप जो होगा वो होगा हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र। भूकंप हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र होगा। सूखा जो होगा वो होगा मध्य पूर्वी भारत, सूखा मध्य पूर्वी भारत। और चक्रवात होगा झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा। चक्रवात झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से मिला लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 4 क्वेश्चन आप लोगों को बन सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कड़ेवास मृत्तिका जो जाफरान यानी कि केसर का एक स्थानीय प्रकार है के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। ऑप्शन ए कश्मीर हिमालय में, ऑप्शन बी है गढ़वाल हिमालय में, ऑप्शन सी है नेपाल हिमालय में, ऑप्शन डी है पूर्वी हिमालय में, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कश्मीर हिमालय में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रेगर किसका नाम है। ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी है काली मिट्टी, ऑप्शन डी है लेटराइट मिट्टी। तो यहाँ रेगुर होना चाहिए, रेगर लिख दिया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर या रेगर या कपास मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर भी कहते हैं, रेगर भी कहते हैं, या उष्णकटिबंधीय चेरनोजम आदि अलग अलग नामों से भी इसको जाना जाता है। और भारत में जो इसका विस्तार है लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, जो भारत की कुल मिट्टी का 16.6% है। और यह मिट्टी जो है गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड के बड़े बड़े भागों तक विस्तृत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेगर मिट्टी सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश में, और ऑप्शन डी है झारखंड में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेगुर नाम है। अगर पहले डिटेल देखे होंगे तो इसका तो आंख बंद करके करेक्ट आंसर लगाए होंगे। ऑप्शन ए है लाल मिट्टी का, ऑप्शन बी है काली मिट्टी का, ऑप्शन सी है कछारी मिट्टी का, और ऑप्शन डी है लेटेराइट मिट्टी का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, काली मिट्टी का। आइए इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। ऑप्शन ए है अति चराई द्वारा, ऑप्शन बी है वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, ऑप्शन सी है वन रोपण द्वारा, और ऑप्शन डी है पक्षी संख्या में वृद्धि करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वन रोपण द्वारा। वृक्ष रोपिए, सोपान अथवा समोच्ची रेखीय कृषि कीजिए, या फिर अतिचारण एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाइए, तो इससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आज की वीडियो में आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का इन 50 क्वेश्चंस में क्या स्कोर रहा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला सेशन जो होगा 101 क्वेश्चन से 155 तक होगा, यानी कि अगला सेशन 55 क्वेश्चंस का होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।